नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। जल संसद के बारे में दिया है, ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। राजस्थान की एक शिक्षिका है, यहाँ देखिए इनका फिगर है, जिनका नाम है शीला असोपा। इन्होंने जोधपुर जिले में 150 से अधिक स्कूलों में इन्होंने छात्रों के नेतृत्व वाली जल संसद की स्थापना की है। इन्होंने जल संसद की स्थापना की। इसमें होता क्या है जल संसद में, इसमें जो छात्र होते हैं, सारे युवा छात्र होते हैं, और उसमें एक लीडर्स होता है, और उसमें सारे लोग इकट्ठा होते हैं, बैठते हैं, और जल संसाधन के बारे में चर्चा होता है कि इससे कैसे सदुपयोग किया जाए, इसका अधिक से अधिक अच्छे तरीके से यूज किया जाए और भावी पीढ़ी को बचा कर भी रखा जाए। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, जगह जगह पर रैलियां करते हैं, अभियोजन करते हैं, जागरूकता फैलाने के लिए डिजिटल कैलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, कई सारी पत्रिकाओं का इस्तेमाल करते हैं। प्लस उसके बाद जो वर्षा जल संचयन प्रणाली है उसको लागू करने के लिए जो भी गतिविधियां होती हैं उसके बारे में बात करते हैं इस जल संसद में। तो जो असोपा है ये अपनी बचपन में ही अपने माँ से ही प्रेरणा पाई है कि जल को कैसे संरक्षित किया जाना चाहिए। इनके प्रयासों को मान्यता देने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जून 2023 में, ध्यान रखिएगा, जून 2023 में असोपा को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, 2023 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह है शीला असोपा, जिन्होंने जल संसद की स्थापना की है राजस्थान के जोधपुर जिले में। आगे बढ़ेंगे, आगे हैं अपतटीय पवन ऊर्जा के बारे में दिया है। अपतटीय पवन ऊर्जा, केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत के तमिलनाडु में अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निर्धारित स्थलों पर सर्वेक्षण के लिए बोलियां आमंत्रित कर दी है कि आप जो भी चाहे कंपनी यहां पर आकर लगा सकती है बोली कि उसमें क्या करना है। तो यह है अपतटीय पवन ऊर्जा, इसके बारे में जानेंगे। जो अपतटीय पवन ऊर्जा क्या है इसके बारे में देखेंगे। महासागरों या समुद्रों में स्थापित पवन टर्बाइनों द्वारा, ये देखिए पवन टर्बाइन से, या महासागर के अंदर होता है या तो कोई भी जल निकाय समुद्र होता है उसके अंतर्गत जब पवन टर्बाइन लगाया जाता है, इससे बिजली उत्पादन करते हैं तो इसी को कहते हैं अपतटीय पवन ऊर्जा बोलते हैं। इसे बताया जाता है कि तटवर्ती स्थानों की तुलना में, तटवर्ती मतलब कि तट के करीब, तटवर्ती स्थानों की तुलना में जो अपशोर होता है, अपशोर मतलब होता है कि तट से दूर समुद्र के अंदर या सागर महासागर के अंदर, जो अपशोर होता है यानी अपतटीय पवन ऊर्जा होता है, ये ज़्यादा दक्ष होता है ऊर्जा उत्पादन में, पवन ऊर्जा उत्पादन में ज़्यादा दक्ष होता है। तो सरकार की योजना क्या है, सरकार की योजना यह है कि इस वर्ष तक 4 गीगावाट तक इस टरबाइन के द्वारा जो पवन विंड एनर्जी है उसे स्थापित करना, और अगले वित्तीय वर्ष में 3 गीगावाट को और जोड़ना, यानी कि 7 गीगावाट एनर्जी को जोड़ना इस टरबाइन के माध्यम से। तो ये था इसके बारे में, अपतटीय पवन ऊर्जा के बारे में। और कुछ जानते हैं कि भारत पवन ऊर्जा में जो विंड एनर्जी है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। भारत 4th स्थान पे, ध्यान रखिएगा, भारत विंड एनर्जी में पूरे वर्ल्ड में किस नंबर पे है, 4थे स्थान पर है। चाइना, अमेरिका और जर्मनी के बाद पहले स्थान पर चाइना, अमेरिका है, फिर जर्मनी, उसके बाद रैंक आता है इंडिया का नंबर 4 पर आता है। वहीं अगर राज्यवार बात करें तो विंड एनर्जी में सबसे आगे तमिलनाडु है। फैक्ट 2 इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, तमिलनाडु है, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों का क्रम है, इसे देख लीजिएगा। तो ये था, अभी तक बताया जा रहा है कि जो ऑफशोर एनर्जी है, ऑफशोर मतलब अपतटीय ऊर्जा है, कोई भी पवन ऊर्जा जो ऑफशोर है, तटीय ऊर्जा है, अभी भी कोई भी ऑपरेशनल नहीं है, मतलब कि संचालित जो कार्य नहीं कर रही है। अब भारत का लक्ष्य भी है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसे 500 गीगावाट तक कंप्लीट करना भी है। आगे बढ़ेंगे, हल्दी की खुराक के बारे में दिया है, चर्चा में क्यों है हल्दी, इसके बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया का चिकित्सीय सामान प्रशासन है, उन्होंने हल्दी या इससे संबंधित जो घटक है, जैसे कर्म्यून युक्त दवा है या हर्बल सप्लीमेंट है, इससे उपयोग से उन्होंने बताया है कि इसकी मात्रा ज़्यादा होने से कई लोगों को लीवर की प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पर देखिए जिगर लिखा है, कैंसिल, यहाँ पर लीवर होगा, जहाँ जहाँ ये मिसप्रिंट हो गया है। तो लीवर की जो खतरा है वो बढ़ गया है, लीवर से संबंधित खतरा बढ़ गया है हल्दी की खुराक अधिक होने से। तो उसने सलाह भी दिया है कि ये जो औषधि है, हल्दी वाला जो औषधि या दवाओं में या हर्बल सप्लीमेंट जो ले रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा खतरा हो रहा है। करें अगर कोई भी व्यक्ति पहले से ही अगर लीवर का पेशेंट है, लीवर का मरीज है, यदि उसे इस चीज़ हल्दी दी जा रही है तो उसे और भी ये खतरा उत्पन्न कर रहा है।
और अन्य देश भी रिसर्च किए थे, अन्य देश भी अनुसंधान यानी रिसर्च किए थे। जैसे फ्रांस है, फ्रांस का जो एनसेस है, इन्होंने हल्दी युक्त भोजन की खुराक से जुड़े हेपेटाइटिस के मामलों की सूचना दी है। हल्दी में बताते हैं कि जो पाचन होता है के लिए जो पित्त स्राव को उत्तेजित करने की क्षमता हो देखी गई है, जिससे पित्त की नली होती है। अगर कोई भी व्यक्ति जो पित्त से परेशान है, पित्त नली से संबंधित बीमारी है किसी भी व्यक्ति को, यदि वो हल्दी का सेवन करता है तो उसके लिए घातक बन जाती है। उसे बताया जा रहा है कि आप हल्दी से बचिए। सुरक्षा मानकों में भी कई सारे बताए गए, जैसे यूरोपीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण है, उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जिसका वजन 60 केजी है, 60 केजी है, वयस्क है, तो उसके लिए हल्दी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 180 मिलीग्राम होनी चाहिए, mg यानी मिलीग्राम होनी चाहिए। ये उसका संगठन है। अब वहीं उसके बाद WHO ने क्या कहा है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार है कि अपने शरीर के वजन के अनुसार व्यक्ति को 3 मिलीग्राम हल्दी का सेवन करना चाहिए। तो ये था। आइए हल्दी के बारे में जानते हैं कि हल्दी की कुछ क्या गुण हैं। हल्दी एक फूल वाला पौधा है। ये देखिए हल्दी का फिगर है। हल्दी एक फूल वाला पौधा है। ये अदरक समुदाय का हिस्सा है। ये अदरक जो परिवार है उसी से संबंध रखता है। इसका यूज धार्मिक समारोहों में तो किया ही जाता है, उसके साथ साथ मसाला, दवा, कॉस्मेटिक के रूप में भी हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर भारत की बात करें तो भारत दुनिया में हल्दी उत्पादन का अग्रणी देश है और ज़्यादा निर्यात भी करता है। पूरी दुनिया में भारत 80% हल्दी पैदा भारत में ही होती है। पूरी दुनिया की जो 80% हल्दी है वह भारत में ही पैदा होती है, यानी भारत नंबर 1 है हल्दी उत्पादन का। और निर्यात में भी भारत नंबर 1 है। निर्यात में भी हल्दी के भारत नंबर 1 है। हल्दी का अध्ययन इसके संभावित स्वास्थ्य लाभों के लिए किया गया है, जिसमें सूजन रोधी दवा के इस्तेमाल में एंटीऑक्सीडेंट गुण इसमें शामिल है। उसके लिए जो पारंपरिक चिकित्सा और व्यंजन है उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो हल्दी है। ये था टर्मरिक के बारे में। नेक्स्ट, जीन एडिटेड मस्टर्ड, मतलब कि जीन संभावित मस्टर्ड यानी सरसों है। सरसों है, ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में भारत में शोधकर्ताओं ने किया क्या है, जैसे भी कि जो सरसों के अंदर कड़वाहट नहीं होती है, कड़वाहट होती है, या खाने में जो कसैला या तीखापन उसके अंतर्गत होता है सरसों के तेल में, तो जो सरसों की ये क्वालिटी है, जिस रसायन के कारण होता है, उस रसायन का नाम है ग्लूकोसाइनोलेट्स। इसके स्तर को कम करने के लिए जीन एडिटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जिसका नाम है क्रिस्पर या Cas9 नाम से जाना जाता है, जिसे जीन संपादन तकनीक का उपयोग करके ये जो सरसों है उसमें जो ग्लूकोसाइनोलेट्स है उसकी मात्रा को कम किया गया है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसमें होता क्या है, जहाँ वो जीन है, जिस रसायन का मात्रा जिसके अंदर सरसों के अंदर अधिक है, उसे काट करके इस टेक्नोलॉजी के द्वारा निकाल दिया जाता है, प्लस उसके बाद सरसों को संशोधित कर दिया जाता है। इसका लक्ष्य यही है कि जो सरसों है उसमें जो कड़वाहटपन है, तीखापन है, उसे हटाना, ताकि अधिक से अधिक इसे लोग पसंद करें। और भारत में जो वनस्पति तेल आयात होते हैं अधिक से अधिक, उसे कम किया जा सके। अब भारत में जो घरेलू तिलहन है उसके उत्पादन को बढ़ाया जा सके और भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आगे बढ़ेंगे। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। यहाँ शिखर है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होगा। इसमें PM मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो भाग लेंगे। ये 22 से 24 अगस्त के बीच में होगा। 22 से 24 अगस्त के बीच में होगा। 3 दिन के दौरे पर PM मोदी अफ्रीका गए हैं, तो ये इसके बारे में जानेंगे। ब्रिक्स के बारे में, जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसके सदस्य देशों की बात करें तो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। पहला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था 2009 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था। ये रूसी संघ में हुआ था। उस समय रूस जो सोवियत यूनियन के रूप में था, अलग नहीं हुआ था। पिछले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें तो पिछला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यानी 14वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो चाइना के अंतर्गत हुआ था। इस समय जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है ये दक्षिण अफ्रीका में है। ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन, दक्षिण अफ्रीका के समूह का एक संक्षिप्त नाम है, जिसका नाम है ब्रिक्स, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये अपने वर्ण अक्षर के क्रम के अनुसार भी अध्यक्षता भी करते हैं। जैसे ब्राज़ील हो गया, उसके बाद रसिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना किया था, 14वां चाइना किया था, 15वां कौन कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। तो 13वां भी पता चल गया कि 13वां कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। इससे आप इसको निकाल सकते हैं।
ब्रिक्स जो शब्द है इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किए थे एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है जिम ओनील। इन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चीन 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए 2001 में एक शब्द गढ़ा जिसका नाम दिए उन्होंने ब्रिक। और 2010 में तो साउथ अफ्रीका जुड़ने से ये हो गया ब्रिक्स। आगे इसके बारे में देखेंगे। अध्यक्षता वही संयुक्त अक्षर के अनुसार करते हैं। कुल मिलाकर ब्रिक्स दुनिया की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। और दुनिया की जीडीपी की बात करें, वैश्विक जीडीपी में अगर इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 30% ये जीडीपी में योगदान करता है पूरी दुनिया के। अगर व्यापार का हिस्सा बताएं तो ब्रिक्स देशों का है पूरी दुनिया में 16% व्यापार में भी ये हिस्सेदार है। इसकी पहल की बात करें तो ब्रिक्स ने क्या क्या किया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स द्वारा की गई है। आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था बनाई गई है। ब्रिक्स भुगतान प्रणाली, सीमा शुल्क समझौते, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये सब सारे काम ब्रिक्स द्वारा किए गए हैं। और इसमें नई पहल की भी बात हो रही है कि ये क्या नई पहल कर सकता है। तो ब्रिक्स अपनी स्वयं की नई मुद्रा प्रणाली शुरू करने की योजना बना रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर ब्रिक्स की कोई नई मुद्रा आ जाएगी तो ये स्टार्ट किस लिए किया जा रहा है? डी-डॉलरीकरण के लिए, यानी कि जो पूरी भारत है या ब्रिक्स कंट्री है या और दुनिया में जो देश हैं उनको डॉलर पर जो निर्भरता है उसे कम करना है। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए नई मुद्रा ईजाद करने की योजना बना रहा है कौन? ब्रिक्स के उद्देश्य की बात करें तो अधिक टिकाऊ विकास, न्याय संगत और पारंपरिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के भीतर ही और व्यक्तिगत देशों के बीच सहयोग को और भी गहरा करना और व्यापक और तीव्र रूप से इसका प्रचार प्रसार करना। प्रत्येक सदस्य की वृद्धि, विकास और गरीबी के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है कि इस देशों को सब में ध्यान रखकर ही किया जाएगा। आगे भारत और ब्रिक्स के बारे में जानेंगे। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य देश भी है। 2021 में जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था वो भारत के नई दिल्ली में किया गया था। अगर भारत के लिए ब्रिक्स कितना इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व रखता है, इसकी बात करें तो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता दिलाने में ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वो भारत का सपोर्ट कर सकते हैं। अब भारत को जो बुनियादी ढांचा है उसे डेवलप करने के लिए जो बुनियादी ढांचा फंड है एनडीबी है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उससे भारत को बुनियादी ढांचा डेवलप करने के लिए पैसा मिल सकता है। भारत में जो आयोजित शिखर सम्मेलन हो रहा है 2021 में, उसकी मेजबानी भारत ही किया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इस सब सारे चीज़ों में सहयोग भारत को ब्रिक्स देशों से मिल सकता है। नेक्स्ट है त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में दिया है। ये चर्चा में क्यों है? भारत और त्रिनिदाद टोबैगो, ये है भारत और त्रिनिदाद टोबैगो है, ने बड़े पैमाने पर पहचान करने के लिए डेटा और भुगतान सर्विस को सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए एक ओपन एपीआई है। दोनों पर और जो डिजिटल सार्वजनिक सामान है उसके संग्रह करने के लिए जो इंडिया स्टैक है उसको साझा करने के लिए एक MOU यानी कि समझौता ज्ञापन पर साइन किया गया है। MOU साइन किया गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो के लोकेशन की बात करें तो ये कैरेबियन सागर में स्थित है, उसके दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। आज के लिए इतना ही है। जानकारी पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।